नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी चुनाव का सबसे बड़ा शो क्या कहता है यूपी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर विधानसभा सीट के सबसे सटीक विश्लेषण करने वाले इस शो में आज हम फिर से बात करेंगे एक नई जगह की, यानी कासगंज की। 2012 में क्या थे कासगंज के चुनावी नतीजे, क्या था वहां का आंकड़ा, इस बार कौन सा प्रत्याशी किस दल से कासगंज के सियासी रण में उतरा है और क्या होंगे इस बार के चुनावी मुद्दे। अगले आधे घंटे में उन तमाम मुद्दों पर लखनऊ में अपने मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ यहां पर मौजूद रहेंगे दिल्ली में। विश्लेषण हम करेंगे कि आखिर कौन बनेगा कासगंज का किंग। तो कासगंज की सीटों के विश्लेषण से पहले एक नजर हम डालते हैं कि कासगंज की असल तस्वीर इस वक्त क्या है। रिपोर्ट देखिए। कासगंज जिला साल 2008 में अस्तित्व में आया, जब मायावती सरकार ने एटा से कासगंज को अलग कर एक जिला बनाया और जनपद में सहावत तहसील भी मायावती सरकार ने ही बनवाई। कुल मिलाकर कासगंज में 3 तहसील हैं: कासगंज, सहावत और पटियाली। कासगंज का इतिहास बेहद रोचक रहा है। प्राचीन काल से ही कासगंज को संत गुरुओं का क्षेत्र माना जाता है। कासगंज में सोरो, जिसको सूका क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ संत तुलसीदास का जन्म हुआ था। यहाँ एक हर की पौड़ी भी है, जहाँ पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े नेताओं की अस्थियां विसर्जित की गई थीं। हर की पौड़ी की मान्यता है कि 36 घंटे के अंदर विसर्जित की गई हड्डियां पानी में मिल जाती हैं। वहीं पटियाली तहसील संत अमीर खुसरो का जन्म स्थान भी है। कासगंज में अंग्रेजों द्वारा 1885 में बनवाया गया नदरई का पुल भी है। इस पुल पर ऊपर नीचे पानी बहता है, जिसको झाड़ का पुल भी कहते हैं। इसके अलावा कासगंज का घंटाघर भी बहुत प्रसिद्ध है। ये घंटाघर ब्रिटिश सरकार की देन है। कासगंज 2 चीजों के लिए मशहूर है। यहाँ गन्ने की भरपूर पैदावार होती है। न्योली शुगर मिल प्रदेश की बड़ी शुगर मिल में से एक है। साथ ही सोरोंजी और कचला के घाट गंगा नदी के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक लिहाज से देखें तो यहाँ 3 विधानसभा सीट हैं: कासगंज, पटियाली और अमापुर। इन तीनों सीटों के लिए राजनीतिक समीकरण पर नजर डालें तो कासगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी को इस बार वापसी का इंतजार रहेगा, क्योंकि यहाँ से 1996 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद से एसपी और बीएसपी ने बीजेपी को जीत का स्वाद यहाँ से चखने नहीं दिया। बीजेपी 20 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिश करेगी। वहीं अमापुर सीट इस समय बहुजन समाज पार्टी के खाते में है और ममतेश यहाँ से विधायक हैं, जबकि पटियाली सीट से पिछले 4 चुनावों में ज्यादातर बीजेपी, बीएसपी और सपा जीतती रही है। बात चुनावी मुद्दों की जाए तो किसी भी सरकार ने कासगंज जिले में किए तमाम वादों को पूरा नहीं किया। लोग बिजली, पानी, सड़क जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कासगंज क्षेत्र में तो बिजली के हालात बेहद खराब हैं। आलम यह है कि जिला मुख्यालय पर 14 घंटे की सप्लाई मिल पाती है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महज 6 से 8 घंटे ही बिजली मिलती है। विकास की बात करें तो आज भी यहाँ एक प्रमुख बस अड्डा विकास की राह देख रहा है। कासगंज से मुनीश अहमद वारसी की रिपोर्ट। जी हाँ, तो कासगंज का अपना एक ऐतिहासिक पहले से धरोहर है। इतिहास इसका रहा है, लेकिन बदहाली के दौर से गुजर रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ की जनता परेशान है। हर बार सोचती है कि माननीय जरूर ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। सुरेंद्र दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी लोकेंद्र त्यागी भी हमारे साथ वीडियो वॉल से जुड़े हैं दिल्ली स्टूडियो से। सबसे पहले हम लोकेंद्र के पास चलते हैं। लोकेंद्र से जानते हैं कि 2012 में चुनावी नतीजे यहां पर क्या थे, कुल कितनी सीटें हैं? लोकेंद्र। हाँ बिल्कुल अतुल, जिस चीज का जिक्र हम अपनी रिपोर्ट में भी कर रहे थे कि 2 पार्टियों का दबदबा यहां पर रहा है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। 2012 में भी कुछ उसी तरीके के नतीजे थे। समाजवादी पार्टी को 2 सीट यहां से मिली थी, जबकि बीएसपी को 1 सीट यहां से मिली थी और ना बीजेपी का कोई यहां पर जीता था और ना ही आरएलडी का। जी हां, तो पिछले दिनों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सपा और बसपा ने ही कब्जा कर रखा है, बाकी दलों का खाता नहीं खुलता। अपने मेहमानों के पास चलें उसके पहले एक बार फिर से हम चाहेंगे कि लोकेंद्र का हम रुख करें और जानें कि पहली सीट जो है, कुल 3 सीटों में जो पहली सीट है उसका इस वक्त हाल क्या है, सूरत हाल, और कौन से प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम रुख करते हैं लोकेंद्र का। लोकेंद्र, कासगंज सीट का हाल बताइए, कौन प्रत्याशी मैदान में है, किस पार्टी से?
बिल्कुल कासगंज की अगर हम बात करें तो सबसे नजदीक जो मेरा आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हसरत उल्लाह शेरवानी इस बार चुनाव में है। ये बहुत समय तक बीएसपी में रहे, 2007 में चुनाव भी जीता, लेकिन जो अभी विधायक हैं करंट यहां पर 2012 में उनसे ही चुनाव हार गए थे। मानपाल सिंह वर्मा उनसे ही चुनाव हारे, उसके बाद इनका निकाला हो गया बीएसपी से, 2016 में ये बाहर हुए और इस बार समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट दे दिया है। बात बीएसपी की करें, जो अगला नाम है अजय चतुर्वेदी को यहां से टिकट मिला है। कांग्रेस में काफी दिनों तक ये रहे, लेकिन इस बार बीएसपी से इन्हें टिकट मिला है। और तीसरे उम्मीदवार बीजेपी की अगर यहां बात करें तो बीजेपी देवेंद्र सिंह लोधी यहां से खड़े हो रहे हैं, कल्याण सिंह के करीबी रहे हैं और इस बार उन्हें टिकट भी मिला है। हालांकि 2012 में चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन उस बार ये हार गए थे। जी हां, और आरएलडी ने यहां पर कोई प्रत्याशी भी फिलहाल घोषित नहीं किया है, तो ये सूरत हाल है। अपने मेहमानों के पास हम चलते हैं। अजय कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। कासगंज का आज हम जिक्र कर रहे हैं और कासगंज सीट की अगर बात करें तो तमाम प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन यहां पर साख का सवाल है क्योंकि कल्याण सिंह के करीबी बीजेपी से मैदान में है लोधी साहब। कैसे देखते हैं कासगंज सीट को सर? देखिए अतुल, ये कासगंज जो है वाकई में कल्याण सिंह के प्रभाव वाला जिला है और सबसे विचित्र बात है मानपाल सिंह मुलायम सिंह के बहुत ही खास थे, लेकिन ये सिटिंग एमएलए और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस बार इनका टिकट समाजवादी पार्टी ने कासगंज से काट दिया और उनकी जगह से बहुजन समाज पार्टी से आए हसरत उल्लाह शेरवानी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने देवेंद्र सिंह राजपूत और बीएसपी ने अजय चतुर्वेदी को उतारा है। अतुल, यह देख लीजिए यहाँ की जो जातीय समीकरण है वो बहुत मायने रखता है। यह मानपाल सिंह लोधी कास्ट के हैं और लोधी जनसंख्या यहाँ 62,000 है, 41,000 ब्राह्मण है और जाटव 40,000 है, लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने जो दांव खेल दिया है वो अजय चतुर्वेदी ब्राह्मण को उतारा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ चूंकि आरएलडी ने कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारा है और मैं ये समझ रहा हूँ मेरे अपने हिसाब से कि मानपाल सिंह को टिकट न देने का खामियाजा समाजवादी पार्टी का हसरतुल्लाह जो गठबंधन के हैं हसरतुल्लाह शेरवानी उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी से आए हुए हैं और मानपाल सिंह बहुत ही मने हुए बहुत पुराने समाज सेवी है और समाजवादी है। इसलिए मुझे यह लगता है कि यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के अजय चतुर्वेदी के बीच में होगा। मुस्लिम मतों का विभाजन हो जाएगा। चलिए, यानी मुस्लिम मतों का विभाजन होगा और यहां पर सीधी टक्कर अजय जी देख रहे हैं कि बीजेपी और बीएसपी के बीच में होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। बहरहाल सुरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हैं। सुरेंद्र जी, कासगंज सीट को लेकर आपका विश्लेषण? देखिए, कासगंज पहले ये एटा जिले का हिस्सा होता था और एक बिल्कुल बड़ा उपेक्षित सा था। जिला बनने के बाद भी विकास के नाम पर यहाँ कोई बहुत ज्यादा कामकाज नहीं हुआ है और जैसे एक छोटा सा शहर या कहते हैं कि वो उभरता हुआ शहर जी वैसा है। और कायदे से तो यहाँ आरएलडी का प्रत्याशी होना चाहिए था, लेकिन मुझे ताज्जुब है, मैं देख रहा हूँ तीनों सीटों पर कासगंज, अमापुर और पटियाली किसी में आरएलडी ने कोई टिकट नहीं दिया है। अब पता नहीं क्या उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन कासगंज में लोड बाहुल तो ये है ही है। और यही जो अभी अजय जी जैसा कह रहे थे कि मानपाल सिंह यहाँ के दबंग और काफी प्रभावशाली नेता हैं जी, और अगर वो विद्रोही हो गए, उनका टिकट तो काट दिया है और हसरतुल्लाह शेरवानी को दे दिया है जो पहले बसपा से विधायक भी रह चुके काफी पहले जी। तो मुझे लगता है ये सीधी सीधी फाइट है यहाँ पर। कांग्रेस के जो अजय चतुर्वेदी, उनका मुझे कोई जाति समीकरण नहीं समझ में आ रहा है और कोई चर्चित नाम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एसपी और बीजेपी में सीधी फाइट होगी। चलिए, तो बीजेपी और एसपी की टक्कर आप भी देख रहे हैं यहां पर। कुल मिलाकर यहां पर दो लोगों के बीच में सीधा मुकाबला और सबसे अहम बात कि चूंकि कल्याण सिंह के करीबी बीच में मैदान में है बीजेपी की तरफ से, तो यहां साख का सवाल भी हो, कल्याण सिंह भी अपना पूरा दमखम जरूर दिखाएंगे। बहरहाल एक बार फिर से हम रुक करते हैं अपने सहयोगी लोकेंद्र का। अगली सीट के बारे में जानते हैं। अमापुर अगली सीट है। अमापुर में इस वक्त क्या सियासी तस्वीर है और कौन इस वक्त मैदान में टक्कर देने के लिए दमखम दिखा रहा? लोकेंद्र। हाँ बिल्कुल अतुल, अमापुर की बात करेंगे और सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी का हमारे सामने है वीरेंद्र सोलंकी
सोलंकी को यहां से टिकट दिया गया है। कई बार विधायक रहे हैं, जाने माने नाम यहां से हैं, चर्चित चेहरे हैं। बीएसपी की अगर यहां से बात करें तो देव प्रताप को यहां से टिकट मिला, माफ कीजिएगा, देव प्रकाश को यहां से टिकट मिला है और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, उसके बाद सोशल वर्कर बने और अब बीएसपी ने इन्हें नवाजा है टिकट से। इसके बाद बीजेपी की बात करें तो यहां से बीजेपी ने देवेंद्र प्रताप को टिकट दिया है और कल्याण सिंह का जिक्र आप भी कर रहे थे इससे पहले। और आपको बता दें कि कल्याण सिंह के जो चचेरे भाई हैं उनके बेटे हैं ये, और कई बार इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, लेकिन 2007 के बाद से जो कि ममतेश शाक्य फिलहाल यहां से विधायक हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़े। 2007 में भी हारे, 2012 में भी हारे, इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट से नवाजा है। चलिए, तो यानी इस सीट पर भी अगर हम देखें तो बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के चचेरे भाई के सुपुत्र मैदान में है, तो एक बार फिर से इस सीट पर भी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि साख की बात होगी और कल्याण सिंह का पूरा यहां पर एक तरीके से उन्हीं के ऊपर रहेगा कि किस तरीके से वो अपने या बीजेपी के प्रत्याशी को जीत दिलाते हैं, उनके ऊपर इस पूरी जिम्मेदारी रहेगी। रुक करते हैं अजय जी का। अजय जी, अगर बात करें अमापुर की तो अमापुर सीट में इस वक्त क्या आप देखते हैं, और यहां पर भी कल्याण सिंह, उनके चचेरे भाई जो है, उनके सुपुत्र मैदान में, फिर से उन्हीं पर जिम्मेदारी। हाँ देखिए अतुल, अमापुर जो सीट है यह भी एक हिसाब से अगर ये समझ लीजिए ठाकुर बाहुल्य सीट है, जिसमें 50,000 लगभग ठाकुर है। हेलो, और यह सबसे बड़ी बात है, यहाँ सिटिंग एमएलए ममतेश शाक्य थे बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार अजब इनको टिकट न दे करके देवेंद्र प्रकाश राजपूत को मैदान में उतारा है। तो लिहाजा यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी के सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है। उससे यह लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनमें बहुत ही रोष है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अमापुर की, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कि भाजपा को चुनाव में पहले बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। ये जो अमापुर के वर्तमान विधायक है, ये भाजपा छोड़ के बसपा में शामिल हुए थे। तो इस बार इनको बीजेपी ने देवेंद्र प्रताप सिंह को, जो कल्याण सिंह के परिवार के हैं, इनको मैदान में उतारा है। और यहाँ जहाँ अगर हम जातीय समीकरण देख लें तो ब्राह्मण 47,000 है, ठाकुर 32,000 है, काछी 32,000 है, लोधी 32,000 है, और सबसे ज्यादा अगर संख्या समझ ले तो जाटों की है जो 50,000 के आसपास है। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जो चूंकि दल बदल हुए लोग हैं, इनमें आपसी विवाद होगा और वोटों का बंटवारा होगा, लेकिन 11 मार्च आते आते क्या स्थिति होगी ये तो आने वाला अतुल जी हाँ, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि तमाम बदलावों के बाद और तमाम साख के सवाल के बाद भी नतीजा क्या निकलता है, किसका दमखम यहां पर दिखाई देता है। दावे तो सभी कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका क्या आकलन है अगर हम अमापुर की बात करें तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पूरा एटा जिला, ये इसको कल्याण सिंह अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाएंगे, क्योंकि वैसे ही वो बीजेपी की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं और ये सब इनके प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता था जी। और ये देवेंद्र प्रताप सिंह जो इनके रिश्तेदार भी हैं, ये इनके साथ आपको याद होगा उन्होंने एक राष्ट्रीय क्रांति दल बनाया था कल्याण सिंह ने, उसमें ये पदाधिकारी भी थे, संभवतः उससे एक बार शायद ये एमएलए भी थे जी जी। तो बीजेपी कल्याण सिंह इसमें पूरी कोशिश करेंगे। आपको याद होगा ये जब अलीगढ़ आके उन्होंने पड़ाव डाल दिया था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, बिल्कुल, कि राज्यपाल होते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो न डायरेक्ट सही इनडायरेक्ट सही, लेकिन वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनके सर्वाइवल का प्रश्न है। बात ये नहीं कि बीजेपी को एक सीट और मिल जाएगी जी। तो मुझे लगता है देवेंद्र प्रताप सिंह पर पूरी ताकत लगाएंगे कल्याण सिंह जी। एसपी के जो वीरेंद्र सोलंकी हैं, काफी बहुत चर्चित नाम भी है, काफी अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं जी। तो इसलिए इनको भी वोट ठीक ठाक मिल सकता है। और बीएसपी के देव प्रकाश राजपूत हैं, ये बेसिकली छात्र नेता रहे, कभी और उनकी उपलब्धि नहीं रही है कोई जी। लेकिन ये चूंकि कल्याण सिंह काफी तेजी से यहाँ लगेंगे तो फाइट तो यहाँ ट्रेंगुलर ही होगी और हो सकता है अंत आते आते बीजेपी वर्सेस एसपी हो जाए जी। बट अभी जो संकेत है उससे लगता है कि ये ट्रेंगुलर फाइट होगी यहाँ पर।
चलिए, तो हो सकता है कि आते आते दो के बीच में फाइट हो, लेकिन फिलहाल अब यहां पर एक क्लियर। और सबसे अहम बात कि जिस तरीके से सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं और अजय जी भी कह रहे हैं कि असल में यहां पर कल्याण सिंह की यहां पर भी साख की बात है, और इसके पहले हमने देखा कि कैसे आकर वो यहां पर जम गए थे, उसको लेकर आपत्तियां भी की गई, लेकिन फिर भी वो उस क्षेत्र में जमे रहे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो अगली और आखिरी सीट यानी पटियाली और उसके साथ साथ चुनावी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। और चलिए एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं क्या कहता है यूपी और आखिरी सीट कासगंज की अगर हम देखें तो यहां पर पटियाली, उसका क्या इस वक्त सूरत हाल है, कौन इस वक्त ताल ठोक रहा है चुनावी मैदान में, किस पार्टी की तरफ से और किसका दावा कितना पक्का, कितनी टक्कर किसमें दिखाई देती है, देखने के लिए चलते हैं एक बार फिर से लोकेंद्र के पास। लोकेंद्र, बिल्कुल अतुल, पटियाला की बात करेंगे। अगर यहां से वर्तमान विधायक की बात करें तो नजीमा खान यहां से विधायक हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया है समाजवादी पार्टी से और नाम आपके सामने है किरण यादव को यहां से इस बार टिकट दिया गया है। इसके पीछे की अगर वजह हम बताएं आपको, जो इनके पिता हैं वो अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और फिलहाल वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद भी वो रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पिता हैं उनका फर्क पड़ा है यहां पर, और अखिलेश की इस वक्त पार्टी में चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस लिहाज से उनको टिकट दे दिया गया है। बात बीएसपी की करें तो यहां से वीरेंद्र सिंह बहादुर को यहां से टिकट मिला है और आपको बता दें कि इससे पहले काफी सक्रिय रहे हैं और अपने पिता की जो राजनीतिक विरासत है कुल मिलाकर उसको संभाल रही हैं। इनके पिता कई बार पार्टियां बदल चुके हैं, हर पार्टी में वो तकरीबन रह चुके हैं, तो उनकी जो विरासत है उसको वो संभाल रही हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो ममतेज शाक्य को इस बार यहां से टिकट मिला है और ममतेज शाक्य आपको बता दें कि 2 बार विधायक रह चुके हैं, इससे पहले अमापुर से और बसपा से वो 2016 में निकलकर गए बीजेपी के अंदर, और बीजेपी को लग रहा है कि इस बार वो यहां से यानी कि पटियाली से जीत दिला सकती हैं। आरएलडी ने यहां से भी चुनावी मैदान में किसी को नहीं उतारा है, इसका मतलब मुकाबला यहां पर भी त्रिकोणीय है। जी हाँ, तो 3 की टक्कर है, बाकी अपना अपना किसी का दावा। निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में एक बार फिर से रुख करते हैं मेहमानों का। सबसे पहले अजय जी मैं आपके पास आऊं, पटियाली की बात करें तो सपा ने अपने जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट काटा और नए को दिया है, लेकिन अगर बीजेपी और बीएसपी की बात करें तो ममतेज शाक्य बीजेपी से जो कि मौजूदा विधायक हैं इस वक्त अमापुर से, उनको यहां से टिकट दिया गया। और अगर बीएसपी के कैंडिडेट की बात करें तो ये दोनों ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दल बदलते रहे हैं। किसका पलड़ा भारी देखते हैं, किसकी टक्कर आप देखते हैं, क्या इक्वेशन है इस सीट की? देखिए अतुल, पटियाली नाम से ही कल्याण सिंह का नाम याद आ जाता है। यहाँ कई बार विधायक रहे पटियाली से, और पिछले 2012 के चुनाव में नजीमा खान जो थी वो सपा के टिकट से जीती, लेकिन सपा वाले ने अखिलेश यादव ने यहाँ से काट करके अपने ही एक बहुत करीबी उनकी बेटे को किरण यादव को जो है मैदान में उतार दिया। महिला पहले सपा की थी, वो भी ये भी महिला आई हैं। और लेकिन इस बीच बीजेपी ने ममतेज शाक्य जो है ये कई बार विधायक रह चुके हैं और अमापुर से ये बसपा के विधायक थे। अमापुर जो अभी पहली कंस्टिट्यूंसी है यहाँ की कासगंज की, उसमें ये ममतेज शाक्य सपा से बसपा से थे और ये बसपा से अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए। तो बीजेपी ने ममतेज शाक्य पर दांव लगाया है और बीजेपी ने, और बीएसपी ने धीरेन्द्र सिंह चौहान को, इनके पिता जो है वो कई बार जो है वो विधायक रह चुके, उन पर दांव लगाया। लेकिन अतुल हम जरा सा इसका जातीय आंकड़ा बता दें तो आप हैरत में मानेंगे कि यहाँ ठाकुर जो है वो 50,000 के आसपास है, यादव 46,000, जाटव 39,000। लेकिन जो ये बाहुल, अगर लोध बाहुल इसको कहा जाए तो लोध बाहुल नहीं है, लोध केवल 10,000 है, लेकिन कल्याण सिंह पटियाली से जीतते रहे। तो ये जरूर है कि उनका जो है ब्राह्मण और ठाकुर ये हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तो बहुत है कि शाक्य जो कम्युनिटी है जो वहाँ 33,000 की आसपास है। हालांकि हम जातीय समीकरण पे बात नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जिला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जातीय आधार की न सोचा जाए, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में जो भी जीत हार होती है वो वहाँ मुद्दे नहीं चलते, जातीय समीकरण तय करते हैं। तो चूंकि जातीय समीकरण हम लोगों की व्यवस्था हो गई है, इसलिए पटियाली जो कल्याण सिंह का गढ़ रहा है, कल्याण सिंह का जिला रहा है, वहां भी मुझे यही लगता है कि इस बार भी सीट जो है किसी महिला के हाथ लगेगी या पुरुष के हाथ लगेगी, ये तो आने वाले 11 तारीख बताएगा। जी हाँ, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। चुनावी मुद्दों की तरफ जाएं उसके पहले चाहेंगे सुरेंद्र जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया पटियाली के लिए ले। सुरेंद्र जी।
सुरेंद्र दुबे साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद हमारे साथ संपर्क में है। चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर यहां पर लोग चुनावी मैदान में, हालांकि जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि यहां ये सीट हो, इस जगह की बात हो या पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो, समीकरण तब कैसे बदलते हैं जब वोटिंग होती है, वोटिंग के पहले क्या किस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय कुछ न कुछ मुद्दे होते हैं, उनका जिक्र होना भी जरूरी है। लोकेंद्र, चुनावी मुद्दे अगर कासगंज की बात करें तो क्या है? बिल्कुल अतुल, जिस चीज का जिक्र आप कर रहे थे कि मुद्दे कई बार नेता अपने आप से बदल लेते हैं और बाद में चुनाव किसी और मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं यहाँ के, जो लोग चाहते हैं कि सुधरें चीजें, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, युवा चाहते हैं कि रोजगार मिले। बिजली समस्या, बेशक कहा अखिलेश यादव कहते हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, गांव तक 16 घंटे बिजली पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा दिखता नहीं है। बिजली समस्या एक बड़ी समस्या यहाँ पर। इसके अलावा पानी की समस्या भी यहाँ पर बनी हुई है और सड़कें बदहाल हैं यहाँ पर। और एक जो हमेशा आरोप लगता रहा है अखिलेश सरकार पर, गुंडागर्दी का, वो भी चलिए, यानी कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है। बहरहाल अजय जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रहा हूं। तमाम मुद्दों के बीच में वो सारे मुद्दे जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग सीटों पर जाति समीकरण, वो अलग बात है कि कोर्ट का निर्देश कुछ और है। बहरहाल इन मुद्दों को लेकर एक और मुद्दा जहन में आता है कि अब कुल मिलाकर तीनों सीटों को अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए कल्याण सिंह ही नैया पार करा सकते हैं। शायद यही है स्थिति। निश्चित रूप से अतुल, देखिए ये एक जिला 2008 में बना था कासगंज, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मंडी है, डेयरी का उद्योग है, और ये धीरे धीरे जो है पनप नहीं पाए। नोटबंदी का भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है और आम जनता यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक उसको कोई सोच नहीं समझा सका। भगवान बाबा की यहाँ अवतरण स्थली है, संत तुलसीदास व सूफी संत अमीर खुसरो, उनका ये जिला है, लेकिन कभी पर्यटन की ओर विकास करने का किसी भी, ये मानपाल सिंह रहे बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हीं जातीय समीकरणों में फंस करके ये जिला मुद्दे नहीं, जातीय समीकरण पर ही हार जीत तय करता है। अतुल जी, सुरेंद्र जी, आपका क्या आकलन है चुनावी मुद्दों के साथ ओवरऑल अगर देखें तीनों सीटों को? तो देखिए, चुनावी मुद्दे तो हमने पहले ही आपसे कहा था कि बड़ा पिछड़ा सा जिला है और बिल्कुल उपेक्षित है। सड़कें उबड़ खाबड़ है, बिजली आती नहीं है, पानी की बड़ी, जैसे सभी छोटे शहरों को होता है। लेकिन यहाँ जो बेसिक हमने बताया आपको, एक तो कोई कल्याण सिंह फैक्टर, वो कोशिश करेंगे कि उनकी इमेज कुछ बच जाए, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से लगाएंगे। दूसरा, जैसे इस पटियाली सीट पर था, तब ये ममतेज साग के जो बीजेपी के हैं, ये स्वामी प्रसाद मित्र के साथ बीजेपी बीएसपी में थे, वहीं से सिटिंग एमएलए थे जी। तो इससे वजह से बीजेपी में यहाँ भीतरघात की संभावना काफी है। काफी लोग नाराज हैं कि बीएसपी के आदमी को दे दिया गया। हमारे यानी इन मुद्दों से भी जूझना पड़ेगा। बाकी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो अलग है, बाकी पार्टियों में अलग अलग जो दलबदलुओं को टिकट दिया गया है, तो भीतरघात के मुद्दे से भी जूझना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय सर आपका, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका, बहुत शुक्रिया लोकेंद्र आपका भी। क्या कहता है यूपी में, आज हमने देखा कि क्या इस वक्त स्थिति है कासगंज की। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।